दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा फैसला ले लिया जाता है जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, बस एक रात का काम और सुबह तक करोड़पति। लेकिन असल में वो फैसला एक ऐसी गली में ले जाता है जहाँ से लौटने का रास्ता ही नहीं बचता। आज की कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है। 3 ऐसे लड़कों की जिन्होंने एक ऐसी चीज चुरा ली जिसे चुराना तो आसान था मगर खोलना नामुमकिन। एक रात, एक मशीन और लाखों रुपए जो सामने पड़े हैं फिर भी हाथ नहीं आ रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनपढ़ चोरों की अजीबोगरीब कहानी। और हाँ, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी मोड़ आपको हिला के रख देगा। हरियाणा का एक दूर दराज गाँव, ऐसा गाँव जहाँ पहली बार एटीएम बूथ लगा है। पूरे गांव के लोग जमा हो गए ये नजारा देखने। सरपंच साहब फीता काटते हैं, नारियल फोड़ते हैं और बड़ी शान से एटीएम बूथ का उद्घाटन हो जाता है। मगर बेचारे उस बूथ की किस्मत में ज्यादा दिन शान से खड़े रहना लिखा ही नहीं था, क्योंकि उसी रात 2 चोर बूथ के अंदर घुस जाते हैं। और भाई इनका गेटअप देखने लायक है। बदन पर औरतों के कपड़े, सिर पर टीन का कनस्तर और प्लास्टिक की बाल्टी चढ़ी हुई है। उनपे बड़े प्यार से आंख, नाक और मुंह बनाया गया है। एटीएम मशीन के बारे में इन दोनों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अंदर घुसकर करना क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से बूथ के कोने में एक सीसी कैमरा लगा दिखता है और दोनों वहीं से भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये रुकने वाले लोग नहीं थे। अब इनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। सोचते हैं जब मशीन खुलती नहीं तो पूरी मशीन ही उठा ले जाते हैं। एक और दोस्त को ट्रैक्टर समेत बुलाया जाता है। मशीन को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खींचा जाता है और खट से मशीन उखड़कर बाहर आ जाती है। काम हो गया, मशीन चोरी। अब बस टूटना बाकी था और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगले दिन की बात है। विक्की नाम का एक लड़का एक वेल्डिंग वर्कशॉप के सामने बार बार बाइक लेकर चक्कर काट रहा है और लगातार हॉर्न बजा रहा है। ये वर्कशॉप उसके दोस्त बब्बल के पिताजी की है। बब्बल अंदर ही काम कर रहा था। बब्बल के पिताजी विक्की को देखते ही समझ जाते हैं ये आया है बेटे को बिगाड़ने। विक्की थोड़ा बेफिक्र किस्म का लड़का है, कोई काम धाम नहीं, बस दिन भर आवारागर्दी। बब्बल काम छोड़कर ऐसे लड़कों के साथ घूमे, ये बात पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वो विक्की को जूता मारने की धमकी देकर भगा देते हैं। हालांकि विक्की पूरा गया नहीं, साइड में छिपकर खड़ा रहा। बब्बल के पिताजी अंदर जाकर उसे बताते हैं कि वो चाय पीने जा रहे हैं। तब तक बब्बल दुकान संभाल ले। हो सकता है ये बब्बल को दुकान में बांध कर रखने की एक चाल थी। लेकिन पिताजी के निकलते ही बब्बल कुछ औजार उठाता है, दुकान की तेल की टंकी से चुपचाप बोतल में पेट्रोल चुरा लेता है, फिर पिछले दरवाजे से बाहर आकर अपनी बाइक में तेल डालने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर विक्की का फोन आता है। बब्बल एक गाली देकर फोन काटता है और पलट कर देखता है विक्की ठीक उसके पीछे खड़ा है। विक्की बताता है बॉस बुला रहा है, पर बब्बल को बड़ी जल्दी थी। वो कहता है उसका कोई और जरूरी काम है, मगर विक्की ना छोड़ बंदा, वो बब्बल को साथ लिए बिना जाएगा ही नहीं। इसी बीच बब्बल के पिताजी उसे देख लेते हैं और गुस्से में तेजी से आने लगते हैं। मजबूरन बब्बल विक्की की बाइक पर चढ़ जाता है और दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दोनों एक सुनसान सी जगह पर आकर रुकते हैं और एक मोटर रूम के अंदर घुसते हैं। अंदर का हाल ये है कि इनका बॉस सुनील गांजा पीकर पूरे कमरे को धुएं से भर चुका है। एक के बाद एक माचिस की तीली जलाकर वो लगातार कश पर कश लगाए जा रहा है। हाँ जी, कल रात एटीएम चोरी का मास्टरमाइंड यही सुनील था। दोनों को अंदर आते देख सुनील कपड़ा हटाकर वो एटीएम मशीन दिखाता है। फिर बब्बल से कहता है इसे काट कर पैसे निकालने हैं। मगर बब्बल का ध्यान कहीं और था। वो बार बार मोबाइल में टाइम देख रहा था। उसका मन यहाँ लग ही नहीं रहा, इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहता। फिर भी सुनील जोर डालता है और काम के बदले 30,000 रुपए देने का वादा करता है। बब्बल कहता है भाई मेरा एक जरूरी काम है। सुनील भड़क जाता है, यहाँ पैसों का कैश बॉक्स सामने पड़ा है और मैं छू तक नहीं कर रहा, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद बब्बल मान तो जाता है, मगर एक शर्त रखता है। 9:15 बजे के बाद वो 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। अब इस एटीएम मशीन का कैश कैसेट काटने के लिए एक कटर चाहिए। बब्बल कहता है वो खुद जाकर ले आता है, लेकिन सुनील तुरंत रोक देता है। तू यहीं रहेगा, बिक्की जाएगा कटर लाने। बब्बल समझाता है बॉस बिक्की एकदम बुद्धू आदमी है, उसे कटर की पहचान ही नहीं, इन चीजों की उसे रत्ती भर नॉलेज में ही। मगर सुनील को बब्बल पर भरोसा ही नहीं। उसे लगता है अगर बब्बल को जाने दिया तो या तो वो भाग जाएगा या फिर पुलिस को खबर कर देगा। सुनील कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए कटर लाने के लिए बिक्की को ही भेज दिया जाता है। उस रात गांव में भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। पूरी रात चलने वाला था। इसके गांव के लगभग सारे लोग वहीं गए हुए थे। विक्की एक जान पहचान वाले की दुकान में घुसकर ब्लेड मांगता है। दुकानदार उसे शेविंग ब्लेड निकाल कर दे देता है। विक्की चढ़ जाता है।
अरे ऐसा अपडेट चाहिए जिससे लोहा कट जाए। दुकानदार थोड़ा हैरान होता है, भाई इस रात के वक्त विक्की लोहा काटने वाले ब्लेड का करेगा क्या। लेकिन दुकानदार खुद दोस्त के साथ मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने में मगन था, इसलिए ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना उसने एक ब्लेड निकाल कर थमा दिया। ब्लेड लेकर बाहर निकलते वक्त विक्की की मुलाकात पप्पू नाम के एक लड़के से होती है। अब बात यह है कि पप्पू का बॉस कुलबीर विक्की से मोटी रकम वसूलनी बाकी है। पप्पू पूछता है, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। विक्की तुरंत बेइज्जती पर उतर आता है, इस सवाल का जवाब मैं सीधा कुलबीर को दूंगा। फिर बाइक पर चढ़ते हुए विक्की पूरे भाव के साथ बोलता है, कल सुबह कुलबीर का पूरा हिसाब चुका दूंगा, 4,29,732 रुपए। और सुन, वो जो खुले 32 रुपए है ना, वो सिक्कों में लाऊंगा और तेरे मुंह पर मारूंगा। इतना कहकर विक्की बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। विक्की ब्लेड लेकर बड़े खुश खुश मोटर रूम में घुसता है, मगर उसका लाया हुआ ब्लेड देखते ही बब्बल का पारा चढ़ जाता है। अबे इस ब्लेड से तो बाल भी नहीं कटेंगे। सुनील खींच कर विक्की की तरफ देखता है। विक्की सफाई देता है, बॉस मैंने पूरा बाजार छान मारा, भोले बाबा के प्रोग्राम की वजह से सबकी दुकानें बंद हैं, बस एक दुकान खुली थी, वहां से किसी तरह ये ब्लेड लाया हूँ। सुनील बब्बल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसी से किसी तरह काम चला ले। बब्बल फोन निकालकर टाइम देखता है, 8:10 हो चुके हैं। वो फिर याद दिलाता है, 9:15 के बाद वो एक पल नहीं रुकेगा। सुनील कहता है तू जल्दी जल्दी हाथ चला, 9:15 से पहले ही काम हो जाएगा। अब बब्बल को समझ नहीं आ रहा कि किस साइड से काटे। आखिर में वो बीचों बीच काटना शुरू करता है। सुनील और विक्की बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर काटते काटते ब्लेड टूट जाता है। दोनों निराश होकर विक्की की तरफ देखते हैं। बब्बल फिर टाइम देखता है, 8:35। 9:15 में ज्यादा टाइम नहीं बचा। सुनील कहता है टूटे ब्लेड से ही काट। अब बब्बल का हाल ये है कि एक हाथ में ब्लेड पकड़कर कैश कैसेट काट रहा है और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ के टाइम देख रहा है। 8:50 होते ही बब्बल का सब्र जवाब दे जाता है। वो बोलता है कि ये ब्लेड वर्ल्ड कप के 3rd प्लेस मैच जितना यूजलेस है, मुझे हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा ला दो, मैं इसे तोड़ दूंगा। सुनील विक्की को हथौड़ा लाने बोलता है, मगर विक्की वही पुरानी रट लगाता है, बॉस अभी मार्केट में कोई दुकान खुली नहीं है। सुनील गुस्से में डांटता है, तुझे एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाया। तभी सुनील के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। माँ बताती है कि सुनील की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी तो डिलीवरी की डेट में देर थी, इसीलिए दर्द शुरू होते ही सब घबरा गए हैं। मगर सुनील बहाने बनाने लगता है, बाइक में तेल नहीं है, टायर पंचर हो गया, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, बस ऐसे ही टाल मटोल करता रहता है। तभी उसकी पत्नी फोन छीनकर गुस्से से कहती है, जब मैं मर जाऊंगी तब आ जाना। सुनील उसे तसल्ली देता है, बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। फोन रखते ही सुनील पलटता है तो देखता है बब्बल पीछे खड़ा है। बब्बल कहता है 9:15 बज चुके हैं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। सुनील मिन्नतें करता है कि मत जा, पर बब्बल कहता है वो मजबूर है, जाना ही पड़ेगा। अब सुनील और विक्की दोनों पीछे पड़ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या जल्दी है तुझे? पहले तो बब्बल टालता है, फिर आखिर में मान लेता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी से मिलने जाना है। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, वहीं से रिश्ता बना। पिंकी का नाम सुनते ही विक्की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विक्की भी पिंकी को पसंद करता था। इतना ही नहीं, पिंकी जो इतने दिनों से बब्बल को सिग्नल देती आ रही थी, उसे विक्की अपने लिए समझ बैठा था। वो सोचता था पिंकी उसी को इशारे कर रही है। बेचारा एकदम अपसेट हो जाता है। बब्बल कहता है, मैंने पिंकी से मिलने का प्रॉमिस किया है, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। सुनील झुंझलाकर बोलता है, अबे तू एटीएम भी नहीं तोड़ सकता, प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकता, तुझसे होता क्या है? फिर गुस्सा दबाकर सुनील विक्की से कहता है, जा बब्बल को पिंकी से मिलवा ला। मगर बब्बल कहता है, नहीं भाई, पिंकी विक्की को देख नहीं सकती, इसे देखते ही भड़क जाएगी। तो मजबूरन सुनील को खुद ही बब्बल को बाइक पर बिठाकर निकलना पड़ता है। रास्ते में सुनील पूछता है, अच्छा ये बता पिंकी है किसकी बेटी? बब्बल सतवीर का नाम लेता है। सुनील सोचता है दूध वाला सतवीर होगा या फिर अकाउंटेंट सतवीर, मगर बब्बल हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं बॉस, सतवीर चौधरी, सरपंच साहब की बेटी। ये सुनते सुनील को ऐसा झटका लगता है कि वो हार्ड ब्रेक मार के बाइक रोक देता है और अजीब नजरों से बब्बल को घूरने लगता है। अरे भाई, सरपंच जैसा खूंखार आदमी, उसकी बेटी से चक्कर चलाना कोई छोटी मोटी बात है क्या? सुनील इस पूरे झमेले से दूरी रहना चाहता था, इसलिए वो बब्बल को बीच रास्ते में उतार कर बाइक घुमाकर चल देता है। मगर थोड़ी दूर जाकर उसे एहसास होता है, अरे एटीएम तोड़ने के लिए तो बब्बल ही चाहिए। तो वो फिर बाइक घुमाकर वापस आता है और बब्बल को उठा लेता है। एक तय जगह पर बब्बल उतरकर अंदर की तरफ पिंकी से मिलने चला जाता है। इसी बीच सुनील के पास फिर से माँ का फोन आता है। वो लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, पत्नी को बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनील फिर बहाना बनाता है, बाइक की मोटर खराब हो गई है, ठीक होते ही आ रहा हूँ। फिर वो माँ को बताता है कि उसने अपने भाई अनिल के पास इमरजेंसी के लिए 5,000 रुपए रखे हैं, फिलहाल उसी से काम चला लो। माँ कहती है, अरे भर्ती की रसीद कटवाने में ही 500 चले गए, अब बस 4,500 बचे।
माँ को ज्यादा समझ नहीं आ रही, इसलिए सुनील कहता है फोन अनिल को दो। मगर अनिल से बात होने से पहले ही बब्बल पिंकी को लेकर वापस आ जाता है और इनके हाथों में बैग देखते ही सुनील सब समझ जाता है। बब्बल बताता है, बॉस हमने आज ही भागने का प्लान बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताता तो तुम मुझे आने ही नहीं देते। अब सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो एक शब्द बोले बिना बाइक पर जाकर बैठ जाता है। बब्बल कुछ सफाई देने की कोशिश करता है तो सुनील उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, एक सीरियस मामले को तूने बिना वजह उलझा दिया। फिर वो चेतावनी देता है, सरपंच को पता चल गया ना तो तेरे पिछवाड़े मिर्ची ठूस कर आग लगा देगा और सारा इश्क का भूत उतार देगा। इतना कहकर सुनील बाइक स्टार्ट करता है मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। अब सुनील और चिढ़ जाता है और बाइक को धकेलते धकेलते ही चल देता है। तभी बब्बल पीछे से आवाज देता है, वो बाकी काम पूरा करने चलने को राजी है, लेकिन अब पिंकी को छोड़ें कहाँ, इसलिए पिंकी को भी साथ ले लिया जाता है। उधर मोटर रूम में विक्की अकेला बैठा फोन में पिंकी की फोटो देखकर आहें भर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विक्की दरवाजा खोलता है। सामने खड़ा है उसका लेनदार कुलबीर और साथ में कुलबीर का चमचा पप्पू। दरअसल दुकान के सामने विक्की ने जो पप्पू को सुनाया था वो सब पप्पू ने जाकर कुलबीर के कान भर दिए। कुलबीर आते ही ऐलान करता है, मैं यहाँ से पैसे लेकर ही लौटूंगा, अगर नहीं ले जा पाया ना तो मैं गधे का बच्चा। अब मजेदार बात यह है कि पप्पू के सामने शेर बनने वाला विक्की कुलबीर के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। वो गिड़गिड़ा कर कहता है, सुबह तक पैसे पहुंचा दूंगा। मगर कुलबीर सुनने वाला कहाँ, वो विक्की को धक्का देके मोटर रूम के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर गांजे की चिलम और शराब की बोतलें देखकर कुलबीर अंदाजा लगाता है, लगता है यहाँ पार्टी का इंतजाम है। तो एंजॉय करने के मूड में कुलबीर एक रस्सी की खाट पर बैठ जाता है और पप्पू को ड्रिंक बनाने का हुक्म देता है। विक्की थोड़ा झुककर खाट के नीचे नजर डालता है और उसकी जान हलक में आ जाती है क्योंकि एटीएम मशीन उसी खाट के नीचे रखी थी। टेंशन में विक्की फिर रिक्वेस्ट करता है कि कुलबीर चला जाए, सुबह तक पैसे मिल जाएंगे। मगर कुलबीर टस से मस नहीं होता, पैसे लिए बिना जाएगा ही नहीं, कहीं शक ना हो जाए ये सोचकर विक्की उसे और नहीं कुरेदता, चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तब तक बाहर सुनील, बब्बल और पिंकी पहुंच चुके थे। सबसे पहले सुनील अंदर घुसता है और कुलबीर को देखकर हैरान रह जाता है। कुलबीर बताता है, इस विक्की ने मुझसे पैसे उधार लिए और जुए में हाराया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। सुनील हाथ जोड़कर कहता है, विक्की पैसे लौटा देगा, मैं गारंटी लेता हूँ, बस आप अभी निकल जाइए। मगर कुलबीर का मूड तो पार्टी का है। वो कहता है, पहले दारू के साथ खाने को चिकन मंगवाओ। तभी दरवाजे के पास बब्बल और पिंकी आ पहुंचते हैं। पिंकी का मुंह ढका हुआ था इसलिए पहचान में नहीं आती। एक लड़की को अंदर आते देखकर कुलबीर की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है, अरे वाह, ये लोग तो एंजॉय के लिए लड़की भी बुला लाए हैं। और मौका देखकर उसके अंदर का भोगी जाग जाता है। कुलबीर सुनील से कहता है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, और सुन, लड़की के साथ पहले मेरा नंबर, इसके 4000 रुपए अलग से दूंगा। फिर वो सबको बाहर जाने का हुक्म देता है। पप्पू तो बॉस का आदेश पाते ही सबसे पहले बाहर निकल जाता है। पिंकी डर के मारे बब्बल के पीछे छिप जाती है। कुलबीर जैसे ही पिंकी की तरफ बढ़ता है, सुनील उसे रोकने की कोशिश करता है। काम में अड़ंगा लगते देख कुलबीर अपने पिस्तौल निकालकर सीधा सुनील पर तान देता है और हटने की धमकी देता है। फिर वो पिंकी के मुंह से कपड़ा हटाता है और एकदम सन्न रह जाता है क्योंकि पिंकी तो उसके ही भाई की बेटी है, सौतेले भाई की, मगर भाई की बेटी तो है ही। पिंकी कांपते हुए चाचा को नमस्ते करती है। ये देखकर कुलबीर और भड़क जाता है। वो पिंकी को मारते हुए चिल्लाता है, तेरा बाप गांव का सरपंच है, इतने खानदानी घर की लड़की होकर तो इस धंधे में उतर आई। पिंकी को कुछ भी सफाई देने का मौका ही नहीं मिलता। कुलबीर फोन उठाकर अपने भाई को सब बताने ही जा रहा था, तभी सुनील अचानक झपट कर उस पर हमला कर देता है। फिर बाकी सब मिलकर कुलबीर की पैंट उतारकर उसे दबोच लेते हैं। ज्यादा छटपटाने पर सुनील एक बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारता है और कुलबीर बेहोश हो जाता है। उधर बाहर खड़ा पप्पू सोच रहा था कि बॉस अंदर खूब मजे ले रहे होंगे, उसका भी मन मचल रहा था। विक्की दरवाजा खोलकर पप्पू को आवाज देता है और वो बड़े उत्साह से अंदर घुस आता है। सुनील पप्पू को भी उसके बॉस जैसा ही ऑफर देता है और खुशी से फूला ना समाते हुए पप्पू फौरन पैंट उतार देता है। उसके ठीक पीछे विक्की खड़ा था। सुनील का इशारा मिलते ही विक्की पप्पू के सिर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। फिर कुलबीर और पप्पू दोनों को बांधकर रख दिया जाता है। अब पिंकी को यहाँ रखना रिस्क था, इसलिए झमेले से बचने के लिए सुनील बब्बल और पिंकी को बाहर जाकर बात करने भेज देता है। बाहर आते ही पिंकी बब्बल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बब्बल चोरी में शामिल हो सकता है। बब्बल सफाई देता है, मैंने सिर्फ पैसों के लिए इनकी मदद की। पिंकी कहती है, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और फिर वो बब्बल के सामने साफ चॉइस रख देती है, या तो सुनील को चुन ले या फिर पिंकी को। मजबूर होकर बब्बल किसी को कुछ बताए बिना पिंकी को लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद विक्की बाहर उन्हें ढूंढने आता है, मगर दोनों गायब। वो जाकर सुनील को बताता है और सुनील के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। सुनील भागकर बाहर आता है और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगता है, मगर कहीं कुछ नहीं मिलता।
पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो वापस लौटता है और उसी टूटे हुए ब्लेड से खुद एटीएम का कैश कैसेट काटना शुरू कर देता है। और अब ये सब देखकर कुलबीर और पप्पू भी जान जाते हैं इन लोगों ने एटीएम मशीन चुराई है। गुस्से और जोश में सुनील इतनी जोर जोर से कैसेट काटने लगता है कि ब्लेड से उसका अपना ही हाथ कट जाता है। उधर गांव में सरपंच सतबीर चौधरी भोले बाबा के सत्संग में सबके साथ नाच गा रहे थे। हाथ में माइक्रोफोन पकड़कर गानों में ताल मिला रहे थे। काफी देर से उनके मोबाइल पर घर से लगातार फोन आ रहा था। आखिर मजबूर होकर उन्होंने फोन उठाया और खबर मिली कि पिंकी भाग गई है। अचानक लगे इस झटके में उन्होंने माइक ऑन रहते हुए ही बात दोहरा दी। क्या पिंकी भाग गई? माइक से ये बात पूरे गांव में गूंज जाती है, सब सुन लेते हैं, सुनील से लेकर बब्बल और पिंकी तक सब। हालांकि अगले ही पल वो बात को दबाने के लिए सबको समझाते हैं, अरे नहीं, मेरी बेटी पिंकी नहीं, वो वॉचमैन की बेटी पिंकी भाग गई है। और किसी को कुछ भनक लगने दिए बिना बड़े नॉर्मल अंदाज में कार्यक्रम से निकल जाते हैं। इधर सुनील को नाकाम होकर टूटता देख कुलबीर बोलता है, इस एटीएम को काटने के लिए गैस वेल्डिंग मशीन चाहिए, मुझे मौका दो, मैं इंतजाम करवा दूंगा। आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे। विक्की तुरंत सुनील को आगाह करता है, बॉस इस आदमी पर भरोसा करना गलती होगी। मगर सुनील के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। एटीएम के पैसे लेकर उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। तो सुनील कुलबीर को खोलकर उसे लेकर बाहर निकलता है। बाहर जाकर कुलबीर पेशाब करने का बहाना बनाकर सुनील को खड़ा रखकर थोड़ा साइड में चला जाता है। बस एक पल के लिए नजर हटी और सुनील देखता है कि कुलबीर उसकी बाइक लेकर भाग रहा है। सुनील फौरन विक्की को आवाज लगाता है, मगर कुलबीर बाइक लेकर ज्यादा दूर जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो बाइक हमेशा की तरह इस बार भी बीच में ही बंद हो जाती है और दोबारा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। तो कुलबीर बाइक छोड़कर दौड़ लगा देता है। और भाई उम्र भले हो गई हो, मगर बंदे में स्टैमिना गजब का है। 2 जवान लड़कों को उसने पूरा नाक चने चबवा दिए। खैर, बहुत भागा दौड़ी के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है और तीनों बुरी तरह थके हुए वापस लौटते हैं। लौटकर देखते हैं तो बब्बल और पिंकी भी वापस आ चुके हैं। बब्बल मुंह छोटा करके बोलता है, बॉस बाइक का तेल खत्म हो गया, थोड़ा पेट्रोल चाहिए। सुनील पहले कुछ नहीं बोलता, पेट्रोल की बोतल दरवाजे के पास रखता है, हाथ में पिस्तौल पकड़कर कहता है, ले जा पेट्रोल ले जा। बब्बल और पिंकी समझ जाते हैं कि बॉस का मूड बहुत खराब है। विक्की झाड़ लगाते हुए बब्बल से कहता है, तेरी वजह से बॉस अकेला पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो गया और तूने उसी के साथ बेईमानी की। सुनील पहले बब्बल को धमकाता है कि वो दोनों की खबर लीक कर देगा। फिर विक्की से कहता है, बब्बल को साथ लेकर गैस वेल्डिंग मशीन की तलाश में जाओ। अब बब्बल ही उन्हें वेल्डिंग मशीन ढूंढ कर देगा और तब तक पिंकी सुनील की हिफाजत में रहेगी। बब्बल के पास सुनील की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतनी देर में सरपंच पूरे इलाके में अलर्ट जारी करवा चुका था। वो अपने आदमियों के साथ पागलों की तरह पिंकी को ढूंढ रहा है। ऐसे में गांव की सरहद पार करना अब इनके लिए आसान नहीं था। तो विक्की और बब्बल गैस वेल्डिंग मशीन की तलाश में पड़ोस के गांव जाते हैं। धर्मपाल नाम के एक वेल्डिंग मिस्त्री के घर के सामने पहुंचकर उसे फोन लगाते हैं, मगर बब्बल के गांव का नाम सुनते ही धर्मपाल आने से कतराने लगता है। तो ये लोग बहाना बनाते हैं, अरे भाई बस थोड़ा सा मोटर का काम है, जो पैसे बोलोगे दे देंगे। पैसों की बात सुनकर धर्मपाल घर से बाहर निकल आता है। फिर जरूरी सामान लेकर वो लोग मोटर रूम पहुंचते हैं और अंदर घुसते ही धर्मपाल का दिमाग घूम जाता है। सामने क्या नजारा है, एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है, 2 आदमी अधनंगे हालत में बंधे पड़े हैं और बिस्तर पर एक पिस्तौल यूं ही पड़ी हुई है। सुनील उसे बिठाकर कहता है, अरे कुछ नहीं, बस जरा सा काम है। धर्मपाल आधे होश में पूछता है, मोटर कहाँ है? सुनील कहता है, मोटर नहीं भाई, मेटल की एक दूसरी चीज काटनी है। और फिर कपड़ा हटाकर एटीएम मशीन दिखा देता है। ये देखकर धर्मपाल और भी हड़बड़ा जाता है, मगर अब जब आ गया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। धर्मपाल कहता है, काम कर दूंगा, मगर 2000 में नहीं होगा, मुझे 10,000 चाहिए। सुनील तपाक से बोलता है, 10 नहीं, जरूरत पड़े तो 15,000 दूंगा, बस तू किसी तरह मशीन काटने का इंतजाम कर दे। साइड से कुलबीर टपक पड़ता है, अरे इतने पैसे देने की क्या जरूरत, 2-400 बढ़ा दो, काम हो जाएगा। सुनील खींचकर उसे एक डांट लगाकर चुप करा देता है। फिर धर्मपाल एक और पेज फंसाता है, एक दिक्कत है, गैस वेल्डिंग मशीन से कैश कैसेट काटते वक्त आग की वजह से अंदर के कई लाख रुपए जल भी सकते हैं। ये सुनकर सुनील का दिल फिर बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि अंदर एग्जैक्टली कितने पैसे हैं, और अगर पैसे जल गए तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुनील का मिजाज पहले से ही गर्म था। तभी उसकी माँ का फोन आता है और हाय तौबा शुरू। अस्पताल वाले उससे फॉर्म पर साइन करने को कह रहे हैं, क्योंकि सुनील की पत्नी मंजू को बच्चा होते समय अगर कुछ हो गया तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। सुनील माँ को समझाता है, अरे ये तो मामूली फॉर्मेलिटी है, तुम अंगूठा लगा दो, कुछ नहीं होगा। माँ को किसी तरह मना कर फोन रखता है। फिर वो एटीएम के कैश कैसेट पर एक जगह निशान लगाकर कहता है, यहाँ से काटो। धर्मपाल अपना सामान लेकर तैयार हो जाता है। अब वेल्डिंग मशीन चालू करने के लिए आग चाहिए,
तो धर्मपाल माचिस मांगता है। सुनील माचिस निकाल कर देता है और धर्मपाल खोल कर देखता है, अंदर एक भी तिली नहीं। सुनील विक्की और बब्बल से माचिस मांगता है। दोनों कहते हैं उनके पास भी नहीं। फिर सुनील एक एक करके सबसे माचिस मांगता है, यहाँ तक कि पिंकी को भी नहीं छोड़ता। मगर कमाल की बात, किसी एक के पास भी माचिस नहीं। एक और नई मुसीबत में सुनील बुरी तरह फंस जाता है। तभी अचानक उसे याद आता है, गांजा जलाते वक्त कई तीलियां टूट गई थीं और उसने वो सब जमीन पर फेंक दी थीं। तो अब वो जमीन पर तीलियां ढूंढना शुरू कर देता है। सुनील को ढूंढते देख बाकी सब भी उसका साथ देने लगते हैं, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी एक भी ढंग की तीली नहीं मिलती। इधर अस्पताल से लगातार फोन पर फोन आए जा रहे हैं। सुनील का सारा गुस्सा विक्की पर फूट पड़ता है। अगर विक्की सही टाइम पर ढंग का कटर ले आता तो अब तक सुनील अपनी पत्नी के पास होता। हताश होकर सुनील नीचे बैठ जाता है। विक्की जब पलट कर जवाब देता है तो सुनील अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और उसे एक थप्पड़ रसीद कर देता है। विक्की थोड़ा अपसेट हो जाता है, मगर कुछ देर बाद सुनील उसे समझा बुझाकर बाइक की चाबी थमाता है और माचिस लाने भेज देता है। अब इतनी रात में सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए विक्की माचिस लाने अपने ही घर जाता है। उसके पिताजी के तकिए के नीचे एक माचिस की डिब्बी हमेशा रहती है। विक्की बड़ी सावधानी और होशियारी से वो डिब्बी उठाकर बाहर आ जाता है। काम बिना किसी झमेले के पूरा हो गया, ये सोचकर उसके चेहरे पर वर्ल्ड कप जीतने जैसी मुस्कान आ जाती है। मगर डिब्बी खोल के देखता है, अंदर सिर्फ 2 तीलियां हैं। वो फिर चढ़ जाता है और मजबूरन दोबारा अंदर घुसता है। अलमारी में माचिस रखी होती है तो वो वहां से एक डिब्बी निकाल लेता है, मगर तब तक उसके माँ बाप जाग चुके थे। वो कमरे की लाइट जलाकर विक्की को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इतनी रात को माचिस चुराते देखकर उन्हें शक हो जाता है कि विक्की नशा पानी करता है, तो विक्की के पिताजी उसकी जमकर पिटाई करके उसे घर में बंद कर देते हैं। उधर विक्की के लौटने में देर देख सुनील टेंशन में आ जाता है और कुलबीर तो मौके की ताक में बैठा ही था। वो और भड़काता है, विक्की भाग गया है, अब वो लौट कर नहीं आएगा। सुनील विक्की को फोन लगाता है, मगर उसके पिताजी गुस्से में फोन ही तोड़ देते हैं। अब सुनील का शक और गहरा हो जाता है, कहीं सच में विक्की धोखा देकर भाग तो नहीं गया। तो सुनील अब बब्बल को माचिस लाने बोलता है और साथ में लालच भी कि अगर आधे घंटे में माचिस ले आया तो 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर नहीं लौटा तो पिंकी को उसके बाप के घर भिजवा देने की धमकी। तो पैसों के लिए नहीं सही, कम से कम पिंकी के लिए बब्बल मजबूरन माचिस लाने को राजी हो जाता है। सुनील धर्मपाल की बाइक की चाबी लेकर बब्बल को थमा देता है और वो निकल पड़ता है। उधर सरपंच सतवीर चौधरी अपने आदमियों को लेकर पिंकी के कोचिंग वाले ट्यूशन मास्टर के घर पहुंच जाते हैं और टीचर की जम के पिटाई करते हैं। इस आदमी के अंदर दया माया नाम की कोई चीज नहीं है। टीचर की छोटी बच्ची के सामने वो टीचर को टॉर्चर करता है। दरअसल सरपंच थोड़ा बैकडेटेड आदमी है। लड़के लड़कियों को एक ही बैच में एक साथ पढ़ाना उसे कभी पसंद नहीं था। वो पहले भी टीचर को लड़ कर चुका था, मगर टीचर ने बात नहीं मानी, इसलिए पिंकी के भागने के पीछे वो टीचर को भी जिम्मेदार मान रहा था। काफी देर पीटने के बाद आखिर उसे बब्बल का नाम पता चल जाता है। उस वक्त बब्बल माचिस के लिए कोई दुकान खुली है या नहीं ये ढूंढता फिर रहा था। तब तक लगभग सुबह होने को आई थी। तभी उसे लाला दिखता है। लाला अभी अभी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। बब्बल जाके उससे माचिस मांगता है। लाला अभी लाया कहकर अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर देता है। काफी देर हो जाने पर भी जब लाला नहीं लौटता तो बब्बल खुद अंदर घुसता है और देखता है लाला उसकी सारी जानकारी सरपंच को फोन पर बता रहा है। बब्बल भागने की कोशिश करता है, मगर लाला उसे पकड़कर रोक लेता है। बब्बल उसे टैकल करके किसी तरह बाहर निकलता है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। सरपंच अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर खड़ा है और बब्बल पकड़ा जाता है। इधर बब्बल भी नहीं लौटा तो सुनील की टेंशन आसमान छूने लगती है। ऊपर से कुलबीर की एक के बाद एक उकसाने वाली बातें तो चली रही हैं। तभी सुनील की माँ का फोन आता है और वो रोना धोना शुरू कर देती है। कहती है अनहोनी हो गई। सुनील घबरा कर पूछता है क्या हुआ माँ, मगर माँ ढंग से कुछ बता ही नहीं पाती, बस रोए जा रही है और किसी दुर्भाग्य की बात कर रही है। इससे सुनील समझ बैठता है कि उसकी पत्नी और बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना माँ इस तरह रोएगी ही क्यों। अब सुनील पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए वो सारे खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं। सुनील की ये हालत देखकर कुलबीर मजाक उड़ा रहा था तो सुनील उसे 2-4 घूंसे चढ़ देता है, फिर हताश होकर वहीं बैठ जाता है। अफसोस के साथ वो बताता है जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 22 साल का था, अब मैं 35 का हो चुका हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने एक अच्छी खबर सुनी थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा था बेटा होगा। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो बताता है बच्चे के भविष्य के लिए उसने कितने प्लान बना रखे थे। बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, इंसान बनाएगा, मगर आखिर में वो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को ही खो बैठा। सुनील को रोता देख पिंकी भी रो पड़ती है। तभी सुनील की माँ का फिर फोन आता है। माँ कहती है मैं अस्पताल में नहीं रुक सकती, डॉक्टर बोल रहा है मंजू को 2 दिन और अस्पताल में रखेंगे और मुझ में 2 दिन उसके पास बैठने का सब्र नहीं। सुनील चौंक कर पूछता है मंजू को 2 दिन अस्पताल में रखेंगे, इसका क्या मतलब? माँ फिर रोते हुए बोलती है अरे हमारा सारा खर्चा पानी में बह गया,
मंजू ने लड़की को जन्म दिया है। और ये सुनते ही सुनील की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि बेटी होना सुनील की माँ के लिए भले ही दुर्भाग्य और बुरी खबर हो, मगर सुनील के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। सुनील कहता है, मैं बस अभी अस्पताल पहुंच रहा हूँ। मगर मुसीबत यह है कि सुनील की सारी उम्मीद इसी एटीएम के पैसों पर टिकी थी। उसके पास तो मंजू को अस्पताल से छुड़ाकर लाने तक के पैसे नहीं है। खैर, उधर सरपंच बब्बल की जमकर पिटाई करता है। बब्बल मुंह से कुछ नहीं उगलता तो जबरदस्ती उसका मोबाइल अनलॉक करवा लिया जाता है। फिर वो लोग कॉल लिस्ट चेक करते हैं और कॉल लिस्ट में कुलबीर का नंबर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो वो बब्बल के फोन से कुलबीर के नंबर पे कॉल करते हैं। उस वक्त वो फोन पिंकी के पास था। पिंकी फोन उठाकर रोते हुए बोलती है, चाचा ने मुझे बंधक बना रखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरअसल ये सब सुनील ही गन पॉइंट पर उससे बुलवा रहा था। सुनील को पहले ही शक हो गया था कि सरपंच ने शायद बब्बल को पकड़ लिया, इसलिए उसने भी एक नाटक रच दिया और इससे वो लोग मान लेते हैं शायद कुलबीर ने ही पिंकी को किडनैप करवाया। तो वो बब्बल से मोटर रूम का पता लेके निकल पड़ते हैं। इधर सुनील धर्मपाल को पिस्तौल पकड़ाना सिखाकर कहता है, कुलबीर, पप्पू और पिंकी को यहीं रोक कर रखना, ये लोग भागने न पाए। और अगर धर्मपाल ये काम ढंग से कर देता है तो सुनील उसे एटीएम के पैसों में 50-50 का हिस्सा देने का ऑफर देता है। 50-50 सुनकर धर्मपाल समझता है कि सुनील उसे 50,000 रुपए ऑफर कर रहा है। तो सुनील उसे समझाते हुए कहता है, अरे भाई, एटीएम में 12 लाख रुपए हैं, हम दोनों 6-6 लाख बांट लेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही धर्मपाल भी राजी हो जाता है। धर्मपाल अंदर जाकर सबको गन पॉइंट पर रखे रहता है और सुनील अस्पताल की तरफ दौड़ लगा देता है। सुनील इतनी तेज भाग रहा था कि ठोकर खाकर गिर पड़ता है और चोट भी लगती है। जंगल से निकलकर बाहर आते ही वो देखता है ठीक उसी वक्त सरपंच अपने आदमियों के साथ पुल पार करके मोटर की दुकान की तरफ जा रहा है और उसी पुल पर उसे विक्की भी दिख जाता है। विक्की आखिरकार अपने पिता की नजर बचाकर माचिस की डिब्बी लेकर आ ही गया था, मगर सुनील उसे भाग जाने को कहता है। अब ये माचिस उनके किसी काम की नहीं रही। इधर बब्बल को लाला की दुकान में बंद करके रखा गया था। लाला जब पानी देने आता है तो बब्बल अचानक उस पर हमला कर देता है, उसे मारकर माचिस की तीलियां उठाता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ धर्मपाल के पिस्तौल पकड़ने के अंदाज से कुलबीर भांप जाता है कि इस आदमी को गोली चलाना आती ही नहीं। तो वो पप्पू से कहता है कि दांतों से उसके हाथ की गांठ खोल दे। बंधन खुलते ही कुलबीर धर्मपाल की परवाह किए बिना पिंकी को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से इसी लड़की की वजह से वो इस पूरे झमेले में फंसा है। और धर्मपाल बेवकूफों की तरह बस पिस्तौल ताने खड़ा रहता है, झूठ मूठ का डर दिखाने की कोशिश करता रहता है। कुलबीर उससे पिस्तौल छीन लेता है। तब तक सरपंच अपने आदमियों के साथ चारों तरफ से जगह को घेर चुका था। वो लोग अंदर घुसकर देखते हैं पिंकी नीचे पड़ी है और कुलबीर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब हकीकत ये थी कि कुलबीर उसे मार रहा था, मगर उसके झुकने का अंदाज और शरीर पर पैंट ना होना, इन दोनों को देखकर सरपंच कुछ और ही समझ बैठता है। तो एक पल की भी देर किए बिना वो कुलबीर पर सीधी गोली चला देता है। अब यहाँ एक और बात थी, दोनों सौतेले भाइयों में पहले से ही जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में केस भी चल रहा था। इसलिए सरपंच मान लेता है कुलबीर ने वही बदला लेने के लिए पिंकी को किडनैप करवाया है। वहां इन सब के अलावा धर्मपाल भी मौजूद था। उसकी पहचान पूछने पर पिंकी बताती है, ये आदमी तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सरपंच धर्मपाल को धन्यवाद देता है और कहता है, कभी कोई जरूरत हो तो बता देना। फिर सरपंच अपने आदमियों को कुलबीर की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म देकर पिंकी को साथ लेकर निकल जाता है। उधर बब्बल बाइक और माचिस लेकर भागता हुआ आ रहा था। तभी वो देखता है कि पिंकी को उसका बाप लेकर जा रहा है और वो एकदम टूट जाता है। इधर सुनील अस्पताल पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटी को सही सलामत देखकर खुशी से भर उठता है। मंजू भी आखिरकार अपने पति को देखकर मुस्कुरा देती है। हालांकि सुनील की माँ का रोना धोना तब भी जारी था। बेटा ना होने का पूरा अफसोस लेकर बैठी थी। मंजू सुनील से पूछती है, अस्पताल की फीस जमा कर दी? सुनील की माँ ताना मारते हुए बोलती है, कहाँ से लाएगा ये पैसे, इसके पास कुछ भी नहीं है। दरअसल बेटी होने के गम में वो ऐसा कह रही थी, मगर मजे की बात यह है कि माँ की कही बात एकदम सच थी। सुनील के पास सचमुच कोई पैसा नहीं है। सुनील ने तो सरकारी अस्पताल जाने को कहा था, मगर सुनील ने बड़े गर्व से प्राइवेट अस्पताल में लाने को कहा था, क्योंकि उसे तो एटीएम के पैसों का पूरा भरोसा था। और अब तो आम भी गया, गुठली भी गई। उधर उसका वो पैसों वाला यंत्र अब भी मोटर रूम में खाट के नीचे ही पड़ा हुआ है। कपड़े से ढका होने की वजह से सरपंच के आदमियों में से किसी की नजर उस पर पड़ी ही नहीं। उस वक्त वहां सरपंच के कुछ आदमी मौजूद थे। वो लोग कुलबीर की बॉडी और पप्पू को लेकर निकल जाते हैं, मगर जाने से पहले उनमें से एक आदमी सिगरेट जलाता है और माचिस की डिब्बी वहीं छोड़कर चला जाता है। अब धर्मपाल की नजर उस माचिस की डिब्बी से हट ही नहीं रही। जिस माचिस के लिए पूरी रात इतने पापड़ बेलने पड़े, वो माचिस यूं ही मुफ्त में मिल जाने की खुशी उसके अलावा और किसी को नसीब हुई ही नहीं।
तो अब धर्मपाल एटीएम मशीन को खींचकर बाहर निकालता है, वेल्डिंग मशीन के लेंस पर माचिस की तीली जलाकर आग सुलगाता है, और जैसे ही वो मशीन को गलाने या काटने जाता है, ठीक उसी पल कोई दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि दरवाजा कौन पीट रहा था। तो आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है वो? सुनील, बब्बल या फिर विकी या कोई और ही? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जिंदगी की राह में एक गलत फैसला ही पूरी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए काफी होता है। हम एक गलती को ढकने के चक्कर में और कई गलतियां कर बैठते हैं। फिल्म में जो दिखाया गया शायद वो हमारी असल जिंदगी की ही एक तस्वीर है। इसलिए फैसला लेने से पहले सोचिए, सोचने के बाद प्लानिंग कीजिए और सबसे आखिर में फैसला लीजिए। तभी आप आसानी से मुसीबत में नहीं फंसेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।